इतिहास बड़ा ही मजेदार विषय है ना? कभी कभी ये ऐसी करवट लेता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जरा सोचिए, एक ऐसा सम्राट जिसका एक ही सपना था, पूरे यूरोप पर एक छत्र राज करना। पर हुआ क्या? अनजाने में ही सही, उसी ने उन राष्ट्रों को जन्म दे दिया जो आज दुनिया के नक्शे पर हमें दिखते हैं। तो सवाल यही है ना, कि आखिर ये हुआ कैसे? एक आदमी जो सब कुछ जीत लेना चाहता था, वो अनजाने में ही मॉडर्न नेशनलिज्म यानी आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक कैसे बन गया? चलिए आज इसी मजेदार कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो शुरू करते हैं इस विरोधाभास से, इस पैराडॉक्स से। देखिए, नेपोलियन को सिर्फ एक महान विजेता के तौर पर देखना कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असलियत ये है कि वो इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसके इरादे कुछ और थे और जो नतीजा निकला वो बिल्कुल ही कुछ और था। मतलब नेपोलियन का प्लान एकदम सीधा था, यूरोप की पुरानी सरहदों को मिटा दो और एक विशाल फ्रेंच एम्पायर खड़ा कर दो। लेकिन और यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। विडंबना देखिए, उसके इसी काम ने लोगों को अपनी जड़ों, अपनी पहचान के बारे में और भी मजबूती से सोचने पर मजबूर कर दिया। तो ये सब हुआ कैसे? इसकी शुरुआत हुई उन क्रांतिकारी विचारों से जो नेपोलियन की सेनाएं अपने साथ लेकर घूम रही थीं। ये सिर्फ तलवारें नहीं थीं, बल्कि नए नए आइडियाज थे जो पूरे यूरोप में फैल रहे थे। ये जो दौर था ना, 1803 से 1815 का, ये यूरोप के लिए बहुत ही उथल-पुथल वाला था। ऊपर से तो ये सब युद्ध और लड़ाइयां लग रही थीं, लेकिन असल में पर्दे के पीछे भविष्य के देशों की नींव रखी जा रही थी। हाँ, तो ये लड़ाइयां सिर्फ जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं थीं। नहीं, ये विचारों की भी जंग थी। नेपोलियन की सेना जहां भी जाती थी, अपने साथ क्रांति की चिंगारी ले जाती थी, और वो चिंगारी यूरोप के कोने कोने में फैल रही थी। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, मतलब स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये उस जमाने में सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो डायनामाइट जैसे थे। ऐसे विचार जिन्होंने सदियों से चली आ रही राजशाही और सामंती सिस्टम की जड़ें हिलाकर रख दी। और बस यहीं से राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की आग भड़की। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि लोग किसी राजा की जागीर नहीं है, बल्कि वो एक समुदाय हैं जिनकी एक भाषा है, एक इतिहास है, एक संस्कृति है, और उन्हें हक है कि वो अपना भविष्य खुद तय करें। अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। जिन विचारों को नेपोलियन खुद पूरे यूरोप में फैला रहा था ना, वही विचार घूमकर उसी के खिलाफ एक हथियार बन गए। कमाल है ना? लोगों को ये आइडिया तो बहुत पसंद आया कि हाँ, आज़ादी तो होनी चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, एक मिनट, हमें ये आज़ादी फ्रांस के राज में नहीं चाहिए, हमें तो फ्रांस से आज़ादी चाहिए। और देखते ही देखते जो फ्रांसीसी सेना पहले मुक्तिदाता लग रही थी, अब वो एक विदेशी हमलावर लगने लगी। तो हुआ ये कि पूरा पासा ही पलट गया। देखिए, पहले लोग अपने अपने छोटे मोटे राजाओं के वफादार हुआ करते थे, लेकिन नेपोलियन के आने से क्या हुआ? उन सबका एक कॉमन दुश्मन बन गया, फ्रांस। और जब दुश्मन एक होना, तो हम वाली भावना अपने आप ही मजबूत हो जाती है। और फिर क्या था? स्पेन की गलियों से लेकर जर्मनी के घने जंगलों तक एक लहर सी चल पड़ी। लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान के लिए उठ खड़े हुए। अब वो सिर्फ किसी राजा की प्रजा नहीं थे, नहीं, वो अब स्पेनिश, इटालियन और जर्मन बन रहे थे। इसका एक सबसे बड़ा और सबसे मजेदार उदाहरण है जर्मनी। चलिए देखते हैं कि कैसे नेपोलियन ने अनजाने में अपने लिए ही एक बहुत बड़ा दुश्मन तैयार कर लिया था। ये तो एक और मजेदार विडंबना है। नेपोलियन ने सोचा कि इतने सारे छोटे छोटे जर्मन राज्यों को संभालना मुश्किल है, तो उसने क्या किया? एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए उसने उन सबको मिलाकर बड़े बड़े ब्लॉक बना दिए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में जर्मनी को एक करने का काम कर रहा है। इसका नाम था कन्फेडरेशन ऑफ द राइन। नेपोलियन का मकसद तो बस ये था कि फ्रांस के चारों ओर एक बफर जोन बन जाए, एक सेफ्टी के लिए। लेकिन जर्मन लोगों के लिए ये पहली बार था जब वो सब एक साथ एक पॉलिटिकल यूनिट के तौर पर आए थे। भले ही ये यूनिट किसी और ने बनाई हो, पर शुरुआत तो हो ही गई थी। तो आप सोचिए, जो ढांचा फ्रांस के फायदे के लिए बनाया गया था, वही ढांचा आगे चलकर एक ताकतवर और एकजुट जर्मनी की बुनियाद बना। ये वाकई में इतिहास के सबसे बड़े अनपेक्षित परिणामों में से एक है। तो आखिर में नेपोलियन की विरासत है क्या?
क्या हम उसे सिर्फ उसकी जीती हुई लड़ाइयों के लिए याद रखें? नहीं, उसकी असली विरासत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और विरोधाभासी है। पूरी कहानी का सार यही है कि नेपोलियन के युद्धों ने यूरोप में राष्ट्रवाद की ऐसी आग भड़काई जिसने वहां का राजनीतिक नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अंत में हुआ ये कि जो आदमी सरहदों को मिटाने निकला था, उसी ने उन सरहदों को और भी मजबूत बना दिया। वो एक साम्राज्य बनाना चाहता था, लेकिन उसने राष्ट्र बना दिए। और यही नेपोलियन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। और ये कहानी हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जरा सोचिए, जैसे नेपोलियन अपने कामों के अनपेक्षित नतीजों को नहीं देख पाया, क्या आज हम देख पा रहे हैं? आज की कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी राजनीतिक घटनाएं आने वाले कल को ऐसे तरीकों से बदल रही हैं जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास हमसे बार बार पूछता है। कभी आपने बैठकर अपने बचपन को याद किया है? वो दिन जब जिंदगी इतनी आसान लगती थी, जब खुश होने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती थी और रोने के पीछे भी कोई बड़ी वजह नहीं होती थी। बचपन सिर्फ उम्र का एक पड़ाव नहीं होता, ये एक एहसास होता है। एक ऐसी दुनिया जहां जिम्मेदारियों का बोझ नहीं, सिर्फ सपनों का आसमान होता है। याद है आपको वो बारिश में भीगना बिना किसी डर के, मिट्टी में खेलना और फिर मां की डांट सुनना, छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाना, एक नई पेंसिल, एक रंगीन गुब्बारा या दोस्तों के साथ बिताया हुआ एक दिन। बचपन में हम अमीर नहीं होते थे, लेकिन खुश बहुत होते थे। ना कल की चिंता होती थी, ना भविष्य का डर, बस आज में जीना आता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी जिंदगी बदलने लगती है। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, सपनों की जगह टारगेट ले लेते हैं और मासूमियत की जगह समझदारी आ जाती है। हम हंसते तो हैं, लेकिन दिल से नहीं। हम जीते तो हैं, लेकिन खुलकर नहीं। और फिर एक दिन हम खुद से पूछते हैं, क्या यही जिंदगी है? हम बड़े होकर वही सुकून ढूंढते हैं जो कभी बिना ढूंढे मिल जाता था। क्योंकि सच तो यह है, बचपन में हमें जिंदगी जीनी आती थी और बड़े होकर हम सिर्फ निभाना सीख जाते हैं। बचपन में दोस्ती सच्ची होती थी, ना मतलब ना स्वार्थ, बस साथ होना ही काफी था। आज हमारे पास सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन दिल से बात करने वाला कोई एक भी नहीं। बचपन में गिरते थे तो उठना आसान था, आज गिरते हैं तो संभलने में वक्त लग जाता है। लेकिन क्या बचपन सच में चला गया है, या वो आज भी हमारे अंदर कहीं छुपा हुआ है? शायद बचपन कहीं गया नहीं, हम ही उसे पीछे छोड़ आए हैं। क्योंकि बचपन सिर्फ उम्र का नाम नहीं है, वो एक नजरिया है। अगर आज भी हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लें, अगर हम बिना वजह मुस्कुरा सकें, अगर हम अपने अंदर के उस बच्चे को जिंदा रख सकें, तो शायद बचपन आज भी हमारे साथ हो सकता है। जिंदगी हमें बड़ा जरूर बनाती है, लेकिन हमें यह तय करना है कि हम अपने अंदर के बच्चे को मरने देते हैं
या उसे जीने का मौका देते हैं, क्योंकि वो दिन शायद लौट कर नहीं आते, लेकिन उनकी यादें, उनकी खुशियां हम आज भी महसूस कर सकते हैं। तो आज एक काम कीजिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा मुस्कुराइए और अपने अंदर के उस छोटे से बच्चे से मिलिए जो आज भी आपका इंतजार कर रहा है। यही है जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच। बचपन कभी खत्म नहीं होता, हम उसे भूल जाते हैं।